Welcome everybody to this new lecture of our paper solid-state physics। इससे पहले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और इस तरह का इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया था। ये इक्वेशन नंबर 6 है जो एक टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज को दिखाता है और दैट इज इक्वल टू एफ एंड एस वेयर एस इज गिवन बाय समेशन जी एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई UJH dash V plus VJK dash plus WJ and S. This is my equation number 7 and this S is known as geometrical structure factor as it depends upon the geometrical arrangement of atoms within the unit cell। इस तरह का हमने इक्वेशन एक भी लिया था। ओके, अब इंटेंसिटी के ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आप एक रिलेशन स्टडी करके आते हैं इंटरफेरेंस के केस में, द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द एम्पलीट्यूड, द टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव is given by there is denoted by capital A. Here the total amplitude because denoted by capital F. So the intensity of the diffracted beam, ये जो diffracted beam है, ये वाला, ये या फिर आप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस केस में तो ये जो डिफ्रैक्टेड एक्स रेज हैं, ये इनकी इंटेंसिटी कितनी है ये मुझे बताएगा ये वाला इक्वेशन। दिस इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड एक्स-रे or diffracted beam is given by I and is given by mode of F square. F is given by this equation number 6. Okay, and F square can be written as F star F. This is my equation number 8, where F star is complex conjugate of F. Okay, और F को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, F H dash K dash L dash is summation J F J exponential iota 2 pi UJH dash plus VJK dash plus WJ L dash। और चूंकि ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई, आप सोच के देखिए कि अगर ये होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा तो आप इसे लिख सकते थे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आप लिख सकते थे। तो ठीक इसी तरह से ये जो एक्सपोनेंशियल के पावर में लिखा है एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई यूजे एच डैश प्लस वीजे के डैश प्लस डब्ल्यूजे एल डैश, ये 2 पाई यूजे एच डैश प्लस वीजे के डैश प्लस डब्ल्यूजे एल डैश, ये 2 पाई प्लस द ब्रैकेटेड टर्म ये थीटा की जगह है यहाँ। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड कर रहा हूँ। एफ जे इज सेम समेशन जे इज सेम cos ऑफ 2 पाई यू जे एच डैश प्लस वी जे के डैश प्लस डब्ल्यू जे एल डैश प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई यू जे एच डैश प्लस वी जे के डैश प्लस डब्ल्यू जे एल डैश। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अब ये लिखा क्यों गया है? क्योंकि मुझे F का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए। F का ये जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है इसका मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप जानते हैं, अगर आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो मेरे पास कोई x कोई कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन बाई a प्लस आयोटा b, ये मेरे पास ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय a प्लस आयोटा b, ये तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा b, इसका मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए, तो मैं लिखूंगा x स्टार इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। This is the complex conjugate of x given by x star। यानी हमने क्या किया, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया सिंपली। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ओके, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ x एंड x इज a प्लस आयोटा b एंड x स्टार इज a माइनस आयोटा b। तो वही हम प्रोसेस यहाँ करने वाले हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, अब मेरे पास जो एक्सपेंशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह की आई है
दिस। अब मुझे f को मैं थोड़ी और बेहतर तरीके से लिखना चाहता हूँ, और बेहतर तरीके से लिखने के लिए जो समेशन fj है इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर इस ब्रैकेट में कर रहा हूँ। तो fj जब cos 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म मिलेगी, और fj समेशन j fj की मल्टीप्लाई जब आयोटा साइन 2 वाली टर्म के साथ होगी तो ये वाली टर्म मिलेगी। आयोटा का मैंने बाहर लिख लिया है। ओके, तो एक टर्म मुझे ये मिली, एक टर्म ये मिली। अब मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट f का फाइंड कर सकता हूँ। तो f स्टार h डैश k डैश l डैश क्या होगा? समेशन j fj cos 2 pi uj h dash plus vj k dash plus wj l dash and plus iota is replaced by minus iota. This is the complex conjugate of f. This and summation j fj sin 2 pi uj h dash plus vj k dash plus wj l dash. तो अब मुझे f भी मेरे पास है, f स्टार भी मेरे पास है। मैं इस इक्वेशन नंबर 8 को यूज करूंगा और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर दूंगा, जो मुझे देता है इक्वेशन नंबर 9। और इक्वेशन नंबर 9 ये है, ये इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड बीम, एक्स-रे बीम इज गिवन बाय f स्टार एंड दिस इज गिवन बाय दिस समेशन j fj cos 2 pi uj h dash vj k dash plus vj k dash plus wj l dash होल स्क्वायर। और देखिए जब ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में, तो एक स्क्वायर बनेगा इसका और एक स्क्वायर बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। और चूंकि ये बनना चाहिए था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये आयोटा की वजह से यहाँ बनेगा माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर आपको देगा -1, जिसकी वजह से ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस। तो आपको जो फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड एक्स-रे बीम मिलेगी वो ये होगी। I, the intensity of the scattered X-ray beam is given by f star and is given by summation j fj cos 2 pi uj h dash plus vj k dash plus wj l dash whole square plus, ये प्लस किस वजह से आया है? ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस gives you minus and I is multiplied gives you I square. So this minus which comes from the multiply of positive and negative is again convert into the positive sign by I square, because I square has -1 value. Okay, so this. So the intensity of the scattered beam, X-ray beam, is given by equation number 9. ओके, अब इसका फायदा क्या है? इस इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट क्यों किया? इंटेंसिटी को देखिए कैलकुलेट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो एक्सरे सबसे अच्छा टूल है टू स्टडी द एक्सरे डिफ्रैक्शन जो मेथड है। देखिए हम, आपको पता है कि केवल क्या एक्सरे डिफ्रैक्शन ही एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं? नहीं, वहाँ और बहुत सारे मेथड्स हैं। आगे हम एक दो को स्टडी भी करेंगे, जैसे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, इसको हम स्टडी भी करेंगे। लेकिन इतना जो ब्रॉड हम एक्सप्लेनेशन या ब्रॉड स्टडी हम जो यहाँ कर रहे हैं, कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन का, इसका रीज़न ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से बेहतर कोई अभी टूल हमारे पास नहीं है टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। इस कारण एक्सरे डिफ्रैक्शन को इतना, एक्सरे डिफ्रैक्शन पे इतना प्रेस या इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है। ओके, इससे बेहतर अभी तक विकल्प हमारे पास नहीं है एक्सरे डिफ्रैक्शन। आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन को स्टडी करिएगा तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रोटॉन डिफ्रैक्शन में बहुत से। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। चलिए खैर वो जो डिफिकल्टी है वो डी ब्रोगली ने रिजॉल्व की और कहा कि नहीं, कि एवरी मैटर पार्टिकल विच इज इन मोशन इज एसोसिएटेड विद अ वेव विद इट। तो वो मैं मान सकता हूँ कि हाँ वो डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फॉर द टाइम बीइंग ये मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे है और इक्वेशन नंबर 9 है ये। सो इट इज नोटेड दैट
whereas the space lattice of a crystal structure may be determined from the position of diffraction lines in the X-ray diffraction pattern. The determination of the basis is much more complicated and requires the knowledge of intensity. That's why this intensity comes into our study. ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखा और एक्सरे डिफ्रैक्शन के पैटर्न को देखते हुए आपने लगाया कि हाँ इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा होगा, ठीक है, ये मान गए। एक्सरे डिफ्रैक्शन आया, आपने वो फिल्म उठाई और फिल्म को देखा, हाँ इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा है तो इसका जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा होगा, आपने वो रिजल्ट आराम से पहुंच गए। आगे हम डिफ्रैक्शन, बहुत सारे डिफ्रैक्शन मेथड्स को स्टडी करने वाले हैं, वहां भी आपको आइडिया आएगा। लेकिन अगर आपको बेसिस जिससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जिससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, स्पेस लैटिस था आपके पास, उस पर आपने बेसिस को ट्रांसफॉर्म किया, बेसिस और स्पेस लैटिस ने मिलकर आपको दिया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिस को अगर आपको एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, तो उसका क्या मेथड है? तो वहां आपको जरूरत होती है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे। ये आपको बताएगी कि बेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरह का बेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो इस तरह से आप बेसिस के डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी के लिए आपको इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे बीम को देखना होता है, नोट करना होता है, कितना इंटेंसिटी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाता है। ओके, सो दिस द एनालिसिस ऑफ द बेसिस इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेरियस डिफ्रैक्शन लाइंस। नहीं तो अगर हमें केवल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना था तो हमारा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न से काम चल जाना चाहिए था। आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, एक फिल्म मिली आपको, आपने देखा अच्छा इस फिल्म पे यहाँ स्पॉट्स हैं, तो इसका मतलब इस एटम में जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा इस तरह का रहा होगा, ठीक है, ये काम तो हो गया जिसके लिए पूरा एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया। लेकिन बेसिस के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, उसको कैसे स्टडी करेंगे? तो उसको स्टडी करने के लिए जरूरी है आपको इंटेंसिटी की नॉलेज, इसलिए टॉपिक हमारी स्टडी में आया है। Thus the concept of structure factor carries a special importance in the context of structure determination. The structure factor for some simple cubic crystal structure is described here. कुछ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है जिनके लिए हम स्ट्रक्चर फैक्टर को यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो सिंपलेस्ट क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। Okay, so we have from equation number 6 this equation. The total scattered amplitude is given by f. f यहाँ देखिए समेशन से बाहर है और ये इक्वेशन नंबर 6 भी यही थी। ये क्यों है ये f यहाँ समेशन से बाहर? चूंकि आपने एज्यूम किया है कि all the atoms which form the crystal structure are identical. जितने भी एटम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं वो सब के सब आइडेंटिकल हैं, तो उनका जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो भी एक जैसा ही होगा। फर्स्ट एटम से जितनी स्कैटरिंग होगी सेकंड से भी उतनी होगी, थर्ड से भी उतनी होगी, फोर्थ से भी इतनी होगी, अप टू 8 जो कॉर्नर्स पे एटम है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर बात हम कर रहे हैं तो आपके लिए जो F है वो फर्स्ट एटम के लिए भी उतना ही होगा, सेकंड एटम के लिए भी उतना ही होगा, थर्ड एटम के लिए भी उतना ही होगा, एंड अप टू द 8th एटम जो Jth एटम हम कह रहे थे, Fj जिसे हमने कहा था, उसके लिए भी उतना ही होगा। तो आइडेंटिकल एटम्स के केस में हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये F जो है समेशन के बाहर आ जाएगा। ओके, so this, so the total scattering amplitude f is given by small f summation j exponential iota
uj h dash vj k dash plus wj l dash, this is my equation. Okay, when the atoms of the crystal are identical. ये इक्वेशन तभी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आपको स्टडी करना है और टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिखना है, नहीं लिख सकते आप इसे बाहर, समेशन से बाहर नहीं लिख, क्योंकि जो सोडियम एटम स्कैटर्ड करेंगे, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो सोडियम एटम का होगा वो अलग होगा और जो Cl एटम का होगा वो अलग होगा, इसीलिए हमेशा समेशन के अंदर रहेगा। लेकिन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो केवल कॉर्नर पे प्लेस रहते हैं और वो सब के सब आइडेंटिकल हैं, इस कारण इस F को हमने समेशन से बाहर लिखा है। ओके, सो अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज 1। आप ये जानते हैं, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स per unit cell for a simple cubic crystal structure is equal to Ni, number of atom inside the crystal, and Nf by 2, that is Nf is number of atoms placed at the face or center of face, and third is Nc by 8, that is the number of Nc is number of atoms that placed at the corner। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में केवल जो कि एटम्स की प्लेसिंग कॉर्नर पे होती है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट और सॉरी लैटिस नहीं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज 1, एंड एज्यूमिंग दैट दिस एटम लाइज एट द ओरिजिन 0 0 0, चूंकि एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक ही एटम है, उसको हमने कहा कि वो ओरिजिन पे प्लेस है। तो यूजे की वैल्यू भी 0 हो गई, वीजे की वैल्यू भी 0 हो गई और डब्ल्यूजे की वैल्यू भी 0 हो गई। ये जो वेक्टर था आरजे, यूजे भी 0 हो जाएगा, वीजे भी 0 हो जाएगा और डब्ल्यूजे भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर है आरजे, जो कहाँ से कहाँ तक था, ये इस जेथ एटम का पोजीशन वेक्टर था विद रेस्पेक्ट टू दिस आर्बिट्रेरी ओरिजिन। ये जहां इलेक्ट्रॉन आपको प्लेस किया है, ये आर्बिट्रेरी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये अगर यहाँ से मैं ऐसे मिला दूं, यहाँ से ऐसे मिला दूं, तो ये वेक्टर है मेरे पास आरजे वेक्टर, जिसकी वैल्यू देती है मुझे ये वाला इक्वेशन, ये आरजे इक्वल्स टू यूजे वेक्टर ए प्लस वीजे वेक्टर बी और डब्ल्यूजे वेक्टर सी। चूंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको पता है 1 है, और एक ही एटम है, इसके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक ही है, और वही हमने एज्यूम कर लिया कि कहाँ है, 0 पे है, 0 0 0 एट द ओरिजिन। सो यूजे 0, वीजे 0 एंड डब्ल्यूजे 0। तो अगर ये वाला जो वैल्यू है मैं यहाँ पुट करूँ, यूजे 0, वीजे 0, डब्ल्यूजे 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई इंटू 0, यानी एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 और e टू द पावर 0 आपको देती है 1, तो आपको मिलेगा केवल क्या, f। यानी इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा वो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के बराबर होगा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के बराबर होगा। और इस केस में जो इंटेंसिटी आएगी आई, क्योंकि वो f का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। इस तरह से हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो सिंपलेस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है एक बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, इसको स्टडी कर लेते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो 2 है। क्योंकि आप फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे Ni प्लस N/2 प्लस Nc/8, तो आपको मिलेंगे द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ BCC लैटिस और BCC यूनिट सेल इज 2। ओके, लेट वन एटम इज एट ओरिजिन 0 0 0 and other at half half and half. Okay, since both atoms are identical then this formula, पहला एटम हमने प्लेस कर दिया कहाँ, ओरिजिन पे, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स केवल 2 ही हैं,
तो पहला एटम हमने प्लेस किया ओरिजिन पे, एंड दूसरे एटम को हमने कह दिया कि ये क्योंकि बॉडी के सेंटर में है तो इसलिए हाफ हाफ एंड हाफ डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से। तो जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी जो एटम्स हैं उनको हम आइडेंटिकल मान रहे हैं और वो होते भी हैं, है ना। तो फिर से अगर मैं ओरिजिन ये यूजे की वैल्यू 0, वीजे की वैल्यू 0, डब्ल्यूजे की वैल्यू 0, यूजे की वैल्यू 0, वीजे की वैल्यू 0 और डब्ल्यूजे की वैल्यू 0, ये फिर से पुट करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, एफ। और हाफ 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 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा एफ एक्सपोनेंशियल, चूंकि ये समीशन तो हट जाएगा, चूंकि आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट आपको पता हो गए, यूजे क्या है, वीजे क्या है, डब्ल्यूजे क्या है। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई एंड यूजे की वैल्यू हाफ एच डैश प्लस वीजे की वैल्यू हाफ के डैश प्लस वीजे डब्ल्यूजे की वैल्यू हाफ एल डैश, ये हुआ। अब आप ये जान रहे हैं कि हाफ 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 यहाँ से कॉमन है तो कॉमन आकर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन मेरे पास बचेगा वो बचेगा एफ प्लस एफ एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश, ये एक्सप्रेशन मेरे पास बचेगा। ओके, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में से मैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एफ कॉमन है, दोनों टर्म में से कॉमन है, एफ को बाहर कॉमन लिया, ये मेरे पास आया टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज एफ इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 10। ओके, अब यहाँ बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश का, अगर ये इवन नंबर कोई एक इवन नंबर देता है तब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर ये जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे एक ओड नंबर देता है तब क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ हम डिफरेंट या स्पेशल केसेस को स्टडी करने जा रहे हैं, और हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो ये है कि इफ एच डैश प्लस एल डैश एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश एक ओड नंबर आ जाए, इन तीनों को जोड़िए, कोई प्लेन होगा, मिलर इंडिसेस हैं किसी प्लेन की, तो एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश को आप ऐड करते हैं तो आपको एक ओड नंबर मिलता है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह का कोई नंबर मिलता है, ओड नंबर मिलता है। ओके, तो एक फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं, दैट एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई, ये आपको वैल्यू देता है -1। कब? जब n ओड हो, और यही जो एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई है ये वैल्यू देता है आपको +1 अगर n इवन है। यानी आप इस एग्जांपल को कैसे समझ सकते हैं कि अगर n मान लीजिए 1 है तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। और मान लीजिए n की वैल्यू 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई, तो ये देगा आपको +1। यानी n की वैल्यू अगर ओड होगी तो ये देगा हमेशा आपको -1, और n की वैल्यू अगर इवन होगी तो ये वैल्यू देगा आपको हमेशा +1। तो आप ये देखिए कि अगर ये केस हम एज्यूम कर रहे हैं कि एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश आपको ऐड होकर एक ओड नंबर देंगे, तो यहाँ एक ओड नंबर आएगा, यानी ये जो आयोटा पाई और n की जो वैल्यू है ये आपको ओड देंगे। तो जब n ओड है तो जो आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा n पाई है वो देता है आपको -1। तो f तो यहाँ पहले से है ही, 1 यहाँ है ही, और ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई और एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश आप हमने एज्यूम कर दिया कि इस केस में देता है आपको ओड नंबर। तो जब यहाँ ओड नंबर आएगा तो ये पूरी वैल्यू आपको देगा -1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आएगा इस केस में, द f +1 एंड दिस एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एंड दिस ओड नंबर गिव्स यू -1, बिकॉज exponential iota n pi gives you -1 and n is odd. ओके, ये -1 आ गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आया इस केस में वो आया 0, तो इंटेंसिटी भी हो जाएगी 0। ये क्या रिजल्ट बता रहा है मुझे, ये किस सॉल्यूशन पे हम पहुंचे हैं? ये रिजल्ट ये है कि 10 इन BCC स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन लाइक 1 0 0
111 and 210 एज एक्स्ट्रा आर मिसिंग। कैसे? क्योंकि आप ये देखिए ये एच डैश की वैल्यू है, ये के डैश की वैल्यू है, ये एल डैश की, ऐड कीजिए 1 जो कि एक और नंबर है, तो ये भी क्या देगा, यहाँ इस प्लेन से जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न में नहीं दिखेगा। फिर इसको देखिए 1 एच डैश की वैल्यू 1, के डैश की वैल्यू 1 और एल डैश की वैल्यू 1, ऐड कीजिए एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 जो कि एक ओड नंबर है। फिर से यहाँ ओड नंबर आएगा तो फिर से आपको मिलेगा -1, यानी फिर से जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, 210 2 प्लस 1 3 जो कि एक ओड नंबर है, फिर से आपको देगा -1। तो इस टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू इस केस में भी 0 हो जाएगी और जो इंटेंसिटी होगी वो भी, यानी ये रिफ्लेक्शंस हमें मिलेंगे ही नहीं, मिसिंग होंगे। जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा, ना इस प्लेन से कोई रिफ्लेक्शन दिखेगा, ना इस प्लेन से कोई रिफ्लेक्शन दिखेगा, ना इस प्लेन से कोई रिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि इनमें जो एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश की वैल्यू है वो ऐड होके हमें क्या देती है, एक ओड नंबर देती है। इस कारण ये रिफ्लेक्शन वहां से मिसिंग होंगे। ओके, केस नंबर सेकंड को स्टडी करते हैं और हम इस केस में कंसीडर करके चलते हैं कि जो एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश की वैल्यू है वो हमें एक अगर इवन वैल्यू मिलती है, इवन वैल्यू मिलती है, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई इस केस में, इवन। तो अगर एन की वैल्यू इवन है, एन इज इवन, अगर एन की वैल्यू क्या है, इवन है, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई आपको देगा +1, यानी ये वैल्यू अगर एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश ये तीनों ऐड होके आपको क्या देते हैं, एक इवन नंबर देते हैं। तो ये जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा एफ एच डैश के डैश एल डैश, ये देगा आपको F1 इज एज इट इज, और ये वैल्यू जब एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश क्या हो जाए, एक इवन नंबर हो जाए, तो ये देगा आपको +1, चूंकि एक्सपोनेंशियल आयोटा एन पाई आपको देता है +1 जब एन की वैल्यू क्या हो, इवन। ओके, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1 + 1 यानी 2F। तो जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आया बीसीसी क्रिस्टल लैटिस के केस में वो जस्ट डबल है इन द एज कंपेयर टू द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 2F डबल ऑफ एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर ऑफ दिस 4F स्क्वायर। Okay, thus the diffraction lines corresponding to 110, 200, 222 etc. reflections are present। कैसे? देखिए ऐड कीजिए एच डैश की वैल्यू 1, के डैश की वैल्यू 1, एल डैश की वैल्यू 0, 1 + 1 2 जो कि एक इवन नंबर है, तो इवन है, इवन नंबर एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश क्या आना चाहिए, इवन। और इवन के केस में ये जो टर्म है इक्वेशन नंबर 10 में, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश, ये आपको देगी +1 वैल्यू, ये आपको देगी +1 वैल्यू। दैट्स व्हाई वी हैव द टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन दिस केस इज इक्वल्स टू 2F। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बचा है जो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। फेस सेंटर्ड में आप जानते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आता है आपके पास 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4। ओके, प्लेसिंग कहाँ होगी, क्योंकि वो फेस के सेंटर पे हैं, तो फेस के सेंटर वाले एटम को हम कैसे प्लेस करते हैं, देखिए द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ एफसीसी यूनिट सेल इज 4। आप उसी फॉर्मूले के यूज कीजिए Ni + Nf/2 + Nc/8 और आपको दिखेगा वहां से रिजल्ट कि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज 4। ओके, सो लेट 1 atom be placed at origin जो हम करते आ रहे हैं, and other 3 at the face centered coordinate, other 3 at the face centered coordinates 1/2 1/2 0, चूंकि ये जो फेस होगा वो XY प्लेन में होगा,
फिर 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2। ओके, सो जो डिफ्रैक्शन एम्पलीट्यूड होगा, जो स्कैटरिंग टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ये फॉर्मूला देता है एफ, इसलिए फिर से समेशन से बाहर है, क्योंकि एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी जो एटम्स हैं वो सब के सब आइडेंटिकल एटम्स हैं, इसलिए एफ को समेशन से बाहर लिखा गया है। समेशन जे एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई यू जे एच डैश प्लस वी जे के डैश प्लस डब्ल्यू जे एल डैश। अब एक एटम आपने प्लेस किया है ओरिजिन पे, ओरिजिन की वजह से आ गया 1, क्यों, यूजे भी 0, वीजे भी 0 और डब्ल्यूजे भी 0, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा 0 यानी एक्सपोनेंशियल 0 1 गिव्स यू एफ, एफ इज कॉमन। ओके, सो गिव्स यू 1 प्लस इसको वैल्यू, यूजे की वैल्यू हाफ, वीजे की वैल्यू हाफ और डब्ल्यूजे की वैल्यू 0। तो जब यहाँ प्लेस करेंगे तो ये वाली इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई यूजे हाफ एच डैश, वीजे हाफ के डैश, डब्ल्यूजे 0, तो ये टर्म नहीं आएगी। फिर इसको प्लेस करेंगे, ये कोऑर्डिनेट इसको प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई हाफ ऑफ एच डैश प्लस हाफ ऑफ एल डैश, और थर्ड ये वाले कोऑर्डिनेट प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई हाफ ऑफ के डैश प्लस हाफ ऑफ एल डैश। इस तरह की इक्वेशन हमें मिली। आप ये जानते हैं कि हाफ हाफ यहाँ से कॉमन है, हाफ हाफ यहाँ से भी कॉमन है और हाफ यहाँ से भी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए बाहर, तो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इस केस में हमें मिलेगा फॉर इन द केस ऑफ एफसीसी लैटिस इज गिवन बाय एफ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एच डैश प्लस के डैश, ये टर्म देगी, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एच डैश प्लस एल डैश, ये वाली टर्म देगी, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई के डैश प्लस एल डैश, ये वाली टर्म देगी, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 11। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 11। अब फिर से हम स्पेशल केसेस को स्टडी करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि इफ केस नंबर फर्स्ट, इफ एच डैश के डैश एल डैश आर ऑल ओड, अगर इस सब के सब नंबर ओड हो जाएं, यानी जैसे ये नंबर हो जाए 1, ये नंबर हो जाए 3 और ये नंबर हो जाए 5, या ये 1 1 1 हो जाए, या ये 3 3 3 हो जाए, या 1 3 5 हो जाए, या 3 5 7 हो जाए, ओड नंबर हो जाए, एच डैश भी ओड हो जाए, के डैश भी ओड हो जाए और एल डैश भी ओड हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे। अब देखिए, जब आप दो ओड नंबर को ऐड करते हैं, जैसे आप ऐड करें 1 + 1, आपको क्या मिला 2, 2 इज अ इवन नंबर। कोई भी दो ओड नंबर लीजिए, जैसे 5 और 7, ओके, ऐड कीजिए 12 विच इज अ इवन नंबर। ओके, 1 + 3 ऐड कीजिए गिव्स यू 4 विच इज अ इवन नंबर। तो जब भी आप दो ओड नंबर को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि एच डैश, के डैश और एल डैश आर ऑल ओड, सब के सब ओड नंबर्स हैं। तो जब यहाँ आप ऐड करेंगे, ये भी ओड, ये भी ओड, ये क्या देगा आपको इवन नंबर, ये भी ओड, ये भी ओड, क्या देगा आपको इवन नंबर, ये भी ओड, ये भी ओड, क्या देगा आपको इवन नंबर। और इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल आयोटा n पाई गिव्स यू +1, कब, व्हेन n इज इवन, जब n क्या हो इवन नंबर हो, तो हमेशा आपको क्या देगी ये वैल्यू +1। तो आप ये देखिए यहाँ कि जब एच डैश प्लस के डैश, दो हालांकि अलग अलग दोनों इवन ओड नंबर है, लेकिन जब ऐड होंगे तो आपको देंगे इवन नंबर। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा इवन नंबर तो गिव्स यू +1, exponential iota pi even number gives you +1, exponential iota pi even number gives you +1. So the total scattering amplitude in this case is f, capital F, h dash, k dash, l dash is f1 + 1 + 1 + 1 gives you 4f. और जो इंटेंसिटी आएगी इस केस में, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 4f², दैट इज 16f², 16f²। ओके, सेकंड जो हमारे पास केस बचा है वो है इफ एच डैश, के डैश एंड एल डैश आर ऑल इवन। अगर ये सब के सब इवन हो जाएं ये नंबर, यानी
एच डैश की वैल्यू 2 हो जाए, के डैश की वैल्यू 4 हो जाए, एल डैश की वैल्यू 6 हो जाए, या फिर ये 2 2 2 हो जाए, या फिर ये 4 4 4 हो जाए, या ये 4 6 8 हो जाए, है ना। सब के सब इवन नंबर हों। तो आप ये जानते हैं कि अगर आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक इवन नंबर ही होता है। जैसे ऐड कीजिए आप 2 + 4 गिव्स यू 6, 6 + 6 गिव्स यू 12, 8 + 8 गिव्स यू 16, तो विच इज ए इवन नंबर। तो यहां जब आप एच डैश की वैल्यू इवन रखेंगे और के डैश की वैल्यू इवन रखेंगे तो इवन एंड इवन नंबर जब आपस में ऐड होंगे तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट एक इवन नंबर। यहां भी एच डैश प्लस एल डैश दोनों इवन होंगे तो आपको इवन ही मिलेगा ऐड होने के बाद, और के डैश और एल डैश की वैल्यू भी जब इवन नंबर होगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ऐड होने के बाद वो भी मिलेगा एक इवन नंबर। तो फिर से आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई इवन नंबर, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई इवन नंबर, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई इवन नंबर, और जब भी एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई की पावर में n की वैल्यू इवन होती है तो ये देता है आपको +1। तो यहाँ से मिलेगा मुझे f +1 ऑलरेडी है, ये वैल्यू भी देगी मुझे +1, ये वैल्यू भी देगी मुझे +1, और ये टर्म भी मुझे देगी +1। तो जब एच डैश के डैश और एल डैश ये सब के सब इवन नंबर हों तो मुझे जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा इस केस में वो मिलेगा f1 + 1 + 1 + 1, दिस 1 1, this term gives you +1, this term gives you +1, this term gives you +1, so 1 + 1 + 1 is 4f, and intensity in this case 16f square. Okay, hence in FCC structure reflection like 1 1 1 2 0 0 2 2 0 एज एक्स्ट्रा आर प्रेजेंट। क्यों, जब ये एच डैश की वैल्यू ओड, के डैश की वैल्यू ओड, एल डैश की वैल्यू ओड, एच डैश के डैश एल डैश आर ऑल ओड, तो ये सब के सब ओड ही तो हैं, तो आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी मिलता है इस केस में और इंटेंसिटी भी मिलती है इस केस में। ओके, और जब 2 0 0 वाला ये प्लेन हो, यानी एच डैश की वैल्यू 2 हो, के डैश की वैल्यू 0 हो और एल डैश की वैल्यू, यानी सब के सब क्या है, इवन नंबर है, तब भी आपको इंटेंसिटी भी मिलती है और टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी आपको मिलता है। तो ये रिफ्लेक्शन, इस तरह के रिफ्लेक्शन जब एच डैश के डैश एल डैश की वैल्यू सब के सब, ये एच डैश के डैश एल डैश सब के सब इवन हो, या फिर सब के सब इवन हो या सब के सब ओड हो, तो आपको उस केस में टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी मिलता है, यानी स्कैटर्ड एक्स रेज भी मिलती हैं और इंटेंसिटी भी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो स्कैटरिंग जो एम्पलीट्यूड है वो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाएगा और जो इंटेंसिटी है वो बेसिस का डिस्ट्रीब्यूशन उसके स्ट्रक्चर में कैसे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगी। अब एक स्पेशल केस नंबर 3 है यहाँ, उसको स्टडी कर लेते हैं। इफ एच डैश इक्वल टू 2 हो, के डैश इक्वल टू 1 हो, एल डैश इक्वल टू 1 हो, यानी कुछ नंबर तो इवन हो जाएं और कुछ अलग ओड हो जाएं, यानी ये इवन ओड का कॉम्बिनेशन हो या ओड इवन का कॉम्बिनेशन, उस केस में क्या होगा, इस केस को मैंने एक एग्जांपल की तरह लिया है। तो एफ एच डैश के डैश एल डैश यूजिंग दिस इक्वेशन एफ, जब आप रखिए 2 1 एंड 1, यहाँ रखिए 2 + 1 gives you 3, which is a odd number, and that's why this term gives you -1, एक्सपोनेंशियल आयोटा 3 पाई। फिर यहाँ है एच डैश प्लस एल डैश, एच डैश की वैल्यू मैंने एज्यूम की है 2 और एल डैश की वैल्यू मैंने एज्यूम की है 1, सो 2 + 1, दिस 2 + 1 gives you एक्सपोनेंशियल आयोटा 3 पाई, और के डैश प्लस एल डैश, के डैश 1 एल डैश 1, तो इट गिव्स यू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई। तो देखिए 1 इज एज इट इज, जब यहाँ ओड नंबर है तो ये जो एक्सप्रेशन ये आपको -1 देगा, ओड नंबर है फिर से एक्सप्रेशन फिर से -1 देगा, यहाँ इवन नंबर है तो एक्सप्रेशन आपको +1 देगा, +1 कैंसिल विद -1, -1 कैंसिल विद +1 गिव्स यू 0। इसका मतलब ये है कि एच डैश, अगर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है
या रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करने हैं, तो एच डैश, के डैश, एल डैश को इस प्रकार चूज करना है कि ये सब के सब ओड हों या ये सब के सब इवन हों। अगर आपने इवन ओड या ओड इवन का कॉम्बिनेशन कर दिया तो उस केस में आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी नहीं मिलेगा और इसके साथ साथ इंटेंसिटी भी नहीं मिलेगी। यानी एफसीसी क्रिस्टल लैटिस के केस में जो प्लेन्स के जो इंडिसेस होंगी वो या तो सब के सब इवन होने चाहिए या सब के सब ओड होने चाहिए। अगर आप मिक्स कर दिए इवन ओड या ओड इवन के कॉम्बिनेशन ले लिए, उन केसेस के लिए आपको यहाँ से रिफ्लेक्शंस नहीं मिलेगा। दैट्स वाई जो हमारी फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म है, वहां हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। Hence, the total scattering amplitude will vanishes for all odd even or even odd combinations of H dash, K dash and L dash। कितने ही आप इवन ओड कॉम्बिनेशन बनाइए, ओड इवन कॉम्बिनेशन बनाइए, इन सब के लिए जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा और इंटेंसिटी भी उस केस में 0 आएगी। Thus in FCC crystal structure, reflection like 100, 110, 211 etc are absent। देखिए यहाँ एच डैश ओड है, के डैश इवन हो गया और एल डैश इवन हो गया। यहाँ एच डैश ओड है, के डैश ओड है और 0 इवन नंबर हो गया। यहाँ एच डैश इवन हो गया, के डैश ओड हो गया और एल डैश ओड हो गया। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंट क्रिस्टल लैटिसेस के लिए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है और अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन। कौन कौन से डिफ्रैक्शन मेथड्स हैं एक्सरे में, कौन कौन से साइंटिस्ट ने वो दिए हैं और किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और अभी आप ये मान के चलिए कि इस यूनिट का ये लास्ट पार्ट हम अप्रोक्सीमेटली स्टडी कर रहे हैं। मे बी 1 और 2 लेक्चर्स में हम इसको बाइंड अप करेंगे इस यूनिट को और फिर नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस द यूनिट नंबर फर्स्ट। Okay, so because according to your syllabus this is our unit number second, but for the topic or for the syllabus point of view this is my first unit, but according to your syllabus this is the second unit of your syllabus। Okay, or after that, after the completion of this unit we will start the unit number first of your syllabus। Okay, so thank you for now and meet you into the next one। Okay, thank you।